मैं प्रोफेसर विलक्षण रविदास इतिहास विभाग तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का प्राध्यापक हूँ। आज 17 सितंबर को पेरियार रामास्वामी नायकर जी की जयंती है। यह उनकी 142वीं जयंती है। इस अवसर पर देश भर के नागरिकों को, महिलाओं और पुरुषों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जितने महापुरुष हुए, उनमें पेरियार रामास्वामी नायकर एक महान नेता हुए, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही समतामूलक लोकतांत्रिक भारत के निर्माण के लिए अनेक लड़ाइयां लड़ी, अनेक संघर्ष किए, संगठन बनाए। हम सभी जानते हैं कि उस समय कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। उसमें उससे प्रभावित होकर के अनेक लोग शामिल हुए। रामास्वामी नायकर साहब मात्र 3री क्लास तक पढ़े हुए थे। अपने बहुत ही कम उम्र में उन्होंने 1918 में ही वे जस्टिस पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए। तमिलनाडु के ईरोड एक शहर है तमिलनाडु में, वहां उनका जन्म हुआ। व्यापारी परिवार में, लेकिन पढ़ने लिखने में रुचि उनकी इसलिए नहीं हुई कि विद्यालय में वहां जाति भेद, ऊंच नीच और छुआछूत जो शिक्षकों के द्वारा छात्रों के साथ किया जाता था, इससे वो बहुत दुखी हुए और पढ़ना लिखना छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने भ्रमण करना शुरू किया। वे बनारस आए 1904 में, और उसके बाद वहां पर भी धर्म के नाम पर जो जाति विभेद, ऊंच नीच, छुआछूत देखा, उन्हें धर्म से वितृष्णा हो गई और वे जानने समझने लग गए कि वास्तव में धर्म क्या है। उसके बाद उन्होंने कैसे सभी लोग एक समान हों, महिलाओं को भी कैसे सम्मान मिले, इसकी लड़ाई शुरू की। उसमें गांधी जी के नेतृत्व में नशा विरोधी आंदोलन चलाया जा रहा था। उन्होंने हजारों रुपए के पेड़ को, जो ताड़ के पेड़ थे, उसको कटवा दिया और नशा विरोधी आंदोलन में अपनी बहन और अपनी पत्नी को लेकर के वे आगे काम करने लग गए। वे जानते थे कि समाज के जो बहुसंख्यक आबादी है, बहुसंख्यक लोग हैं, वे सभी नशा के आदत में पड़े हुए हैं, जिसके कारण से कि शिक्षा के प्रति, विकास के प्रति उनका ध्यान नहीं है, उनका नजरिया नहीं है। रामास्वामी नायकर महिलाओं के स्वतंत्रता और समानता के पक्षधर थे। उन्होंने विधवा विवाह का विरोध किया, विधवा विवाह के पक्ष में आंदोलन किया, बाल विवाह का विरोध किया, महिलाओं की शिक्षा की ओर ध्यान दिया, और यहां तक कि विवाह प्रथा से अलग हटकर के भी प्रेम संबंध पर आधारित विवाह का समर्थन किया। उन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन चलाया। उन्होंने क्या देखा था भारतीय समाज में
कि कहीं भी व्यक्ति को आत्मसम्मान नहीं मिल रहा है, सम्मान के साथ जीना उनके साथ नहीं हो रहा है। ये जाति प्रथा के कारण, ऊंच नीच के कारण, छुआछूत के कारण और लिंग विभेद के कारण। इसलिए समतामूलक समाज बनाने के लिए जरूरी था कि सबका सम्मान एक समान हो। हम आगे देखते हैं 1944 में उन्होंने जस्टिस पार्टी और आत्मसम्मान आंदोलन दोनों को मिलाकर के उन्होंने अन्नादुरई के नेतृत्व में वहाँ पार्टी का गठन किया, जिसको डीएमके या एआईडीएमके के नाम से हम आज जानते हैं। उन्होंने 1946 में काली कमीज पहनने वाले लोगों का उन्होंने कहा कि जब तक हमें सम्मान नहीं मिल जाता है, जब तक हमें राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक आज़ादी नहीं मिल जाती है, तब तक हम काला वस्त्र धारण करेंगे, काली कमीज पहनेंगे। ऐसे लोगों का उन्होंने तमिलनाडु में सम्मेलन करवाया और फिर आत्मसम्मान आंदोलन और काली कमीज आंदोलन के नाम से इतिहास में वो दर्ज है। देश आजाद हुआ, संविधान बना। 26 जनवरी 1950 को उन्होंने ये देखा कि पिछड़ा जो वर्ग है, यहाँ जो गैर ब्राह्मण लोग हैं, उनके सम्मान की बातें नहीं हुई है। उनके लिए सेवाओं में, शिक्षा में, अधिकार के लिए कोई नियम कानून नहीं बना है। इसलिए उन्होंने विरोध जताया। वो जेल भी गए, कई महीने जेल भी रहे। उसके बाद ही भारत का पहला संविधान संशोधन हुआ भारतीय संविधान में, और उसमें पिछड़े वर्ग के लिए शिक्षा पाने का अधिकार प्राप्त हुआ, जो कि संविधान के अनुच्छेद 15 के 4 में उल्लिखित है कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़े लोगों को आरक्षण मिलेगा, छात्र छात्राओं को शिक्षा पाने के। उसके बाद आगे चल करके उन्होंने ए ट्रू रीडिंग ऑफ रामायणा, सच्ची रामायण लिखा। उसकी प्रति उन्होंने तमिलनाडु, कर्नाटक आदि क्षेत्रों में उन्होंने बंटवाया। वे हमेशा महान बुद्धिजीवी और तर्कशील बने रहे, महान रचनाचित थे वो। इसलिए उन्होंने ईश्वर, देवी देवताओं या किसी भी धर्म को उन्होंने सही नहीं ठहराया। आगे चल करके उनको ऐसा लगा कि नहीं, केवल एकमात्र बौद्ध धर्म है इस देश में जिसमें सभी लोगों के लिए समानता है, स्वतंत्रता है, भाईचारा है और न्याय की बातें हैं, जिसमें सभी लोग बिना किसी देवी देवता के पूजा किए, ईश्वर किए आगे बढ़ सकते हैं। अपने ज्ञान, एक प्रज्ञाशील और समाधि के जरिए वो आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए 1954 में उन्होंने वहां पर तमिलनाडु में बौद्ध धर्म सम्मेलन करवाया। आगे चल करके हम देखते हैं कि उन्होंने उत्तर भारत का, यूपी का भी दौरा किया और वहां पर आकर के ललय सिंह यादव जी से मिले और उन्होंने सच्ची रामायण की हिंदी प्रिंटिंग निकाली और उसको बंटवाने का काम किया। दरअसल भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जो बातें कही गई है कि सभी लोगों के लिए स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा और न्याय मिलेगा, अभिव्यक्ति की आज़ादी होगी, धार्मिक स्वतंत्रता होगी कि धर्म को हम माने या नहीं माने, विचार की अभिव्यक्ति के लिए सबको स्वतंत्रता मिलेगी, आदि को लागू कराने के लिए वो जीवन पर्यंत प्रयत्नशील रहे, संघर्ष करते रहे। हम सभी जानते हैं कि 24 दिसंबर 1973 को उनका निधन हुआ और परिनिर्वाण प्राप्त किया। और वहां के तमिलनाडु की जनता ने पहले से ही उन्हें 1950 के बाद ही उन्हें पेरियार यानी राष्ट्रपिता कहना शुरू किया। वो द्रविड़ धर्म और संस्कृति, श्रमण धर्म और संस्कृति के मानने वाले थे और उसके पक्ष में उन्होंने जो बातें कही, इसलिए उन्हें पेरियार की उपाधि के नाम से, राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया। अतः मैं कहना चाहता हूं कि आज रामास्वामी नायकर की 142वीं जयंती के अवसर पर आप लोगों को फिर से बधाई और शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद।